Hello friends, welcome back to my channel Radhe Radhe Science Academy. Myself Meenu Mittal. Today I'm discussing the chapter Fundamental Unit of Life, the first chapter of biology. In this chapter I'm discussing the main component in cell, the plasma membrane. This is the very important component in cell. ठीक है, सेल के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. इट इज द आउटर कवरिंग विच इनक्लोजेस द सेल कंटेंट. ये वो कवर है जो सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर उसके लिक्विड है, उसके अंदर ईआर है, कुछ भी है, सबको एक कवर प्रोवाइड करना. अब कवर कैसे प्रोवाइड करेगा? जैसे मान लो एक बैलून है, बैलून के अंदर मैंने वाटर फिल किया, एक बैलून के अंदर एक वाटर फिल किया मैंने, तो बैलून ने क्या किया, उस वाटर के जितना भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक कवर प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, तो जस्ट लाइक द बैलून इन आवर सेल देयर इज अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इंक्लोजेस द ऑल कंटेंट ऑफ द सेल लाइक अ बैलून. इस बैलून की तरह ये सारे सेल के कंटेंट को इंक्लोज करती है. इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, सम फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, किस चीज की बनी है? 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है. बनी किस चीज की होती है? लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट एंड पॉलीसैकेराइड्स है. ठीक है, जिसकी ये मेम्ब्रेन बनी हुई है. अब इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर. ठीक है, बहुत पतली सी है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आप इसको देख सकते हो, अदरवाइज नेक्ड आई से तो आपको ये विजिबल भी नहीं होती. 7 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर जो है हमारे पास 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल है. ठीक है, तो इतनी थिकनेस, इतनी पतली है ये मेम्ब्रेन. वी कैन सी इट ओनली विद द माइक्रोस्कोप. और इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, जैसी मर्जी आप शेप चेंज कर सकते हो. जैसे बैलून में आप जैसे मर्जी बैलून की शेप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है. सेम दिस, इट इज अ फ्लेक्सिबल, इट इज द इलास्टिक मेम्ब्रेन. अब इसका फंक्शन क्या है? ये मेम्ब्रेन काम क्या करती है? जो ये मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, ये मेम्ब्रेन जैसे बैलून को एक शेप, वाटर को एक शेप प्रोवाइड कर रही है, उसके अंदर जो एयर है, एयर को एक शेप प्रोवाइड कर रही है, उसको एक फॉर्म दे रही है, एक स्ट्रक्चर दे रही है. सेम ऐसे ही ये मेम्ब्रेन जो है हमारे सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक शेप प्रोवाइड करती है, एक फॉर्म को प्रोवाइड करती है. ठीक है, सेकंड क्या है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. ये नहीं है कि जिसका मन करे अंदर आए, जिस पार्टिकल का मन करे बाहर जाए, ऐसा नहीं है. ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है. इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल टू एंटर द सेल. सिलेक्टेड पार्टिकल को ही अंदर जाने देती है, सिलेक्टेड पार्टिकल को ही एग्जिट करती है. सो इट इज नोन एज द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए हमारी, तो एनी पार्टिकल कैन एंटर द सेल, एनी पार्टिकल कैन आउट ऑफ द सेल, एंड जो एनवायरमेंट है अंदर का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और सेल विल डाई. जैसे आपका बैलून है, बैलून में अगर होल हो जाए तो कोई भी एयर अंदर जाए, बाहर से पानी आ जाएगा, तो बैलून का जो हमारा स्ट्रक्चर है, बैलून की जो शेप है वो खराब हो जाएगी. ठीक है, तो और बैलून भी हमारा बर्स्ट हो जाता है ऐसे ही. तो सेम ऐसे ही हमारी मेम्ब्रेन की बात है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टेड पार्टिकल को ही एंट्री देती है. नेक्स्ट देखिए, इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी. किसी भी टाइप की इंजरी है एनवायरमेंट से, आउटर एनवायरमेंट से किसी भी टाइप की कोई इंजरी होनी है, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है ये मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट देखिए, फ्लेक्सिबल है. अभी आपको बात कही है मैंने, फ्लेक्सिबल है. ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये शेप अपनी जो चेंज कर लेती है. जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं, जो लोअर हमारे एनिमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इससे फूड लेने में भी हेल्प करते हैं, फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं, और मटेरियल और भी जो खाते हैं वो उन चीजों को लेने में हेल्प करते हैं. दैट इज नोन एज द एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि अमीबा के अंदर, अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है वही स्यूडोपोडिया फाल्स फीट बन जाती है, और उसी की हेल्प से वो इंजेक्शन करता है, क्योंकि उसके पास अपना तो अलग से कोई माउथ नहीं है. ठीक है, तो अपने कोई हाथ नहीं है, तो वही मेम्ब्रेन स्यूडोपोडिया फाल्स फीट बन जाते हैं ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही ये इनटेक ऑफ फूड में, इंजेक्शन में हेल्प करती है कुछ ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, तो दिस मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेम्ब्रेन. ठीक है, जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू कौन कौन से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, कि कौन कौन से पार्टिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं.
मतलब वी विल डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने अभी बात कही है कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टेड पार्टिकल को ही अंदर जाने देगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इस मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होती है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टेड पार्टिकल को एंट्री देती है इन और आउट ऑफ द सेल। अब ये ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन बेटा 3 टाइप की है मेम्ब्रेन के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और बल्क ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो मूवमेंट होगी विद एनर्जी, दे रिक्वायर्ड एनर्जी, बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है, बट पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में दे डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, जो मूवमेंट होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास जो 2 टाइप की है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर केमिस्ट्री क्लास चैप्टर 1। द डिफ्यूजन की जब मदर खाना प्रिपेयर कर रही है तो आपको फ्रेगनेंस आ गई, स्मेल आ गई, कैसे आई, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, की मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू दी लो कंसनट्रेशन, की जो मम्मा ने खाना बनाया तो उसके कुछ पार्टिकल्स जो थी, वेपर जो थी, एयर के अंदर मिक्स हो गए, व्हेन दैट एयर रीचेस टू यू, यू विल गेट द फ्रेगनेंस। ठीक है, दैट इज द डिफ्यूजन। ठीक है, सेम हमारे पास बायोलॉजी में भी डिफ्यूजन का मीन क्या है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मूवमेंट कब तक होगी, जब तक यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए, जब तक यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन अचीव ना हो जाए, तब तक मूवमेंट होगी, दैट इज़ द डिफ्यूजन। डिफ्यूज़न आपको पता है कि डिफ्यूज़न हमारी गैसेस में फास्ट होती है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, गैसेस के पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत कम है। इन द सेम वे डिफ्यूज़न इज़ लेस इन लिक्विड एंड वेरी लेस इन सॉलिड। यू ऑलरेडी डिस्कस्ड इन योर केमिस्ट्री क्लास। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो जो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी इंपॉर्टेंस है, जो बेटा हम रेस्पिरेटरी गैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, जैसे मेरे अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, CO2 गैस बनी, कंसंट्रेशन हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन से हुई ज़्यादा हो गई। अब वो CO2 गैस विल कम आउट, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्रॉम हाई टू लो की तरफ मूव करेगी, सेल से बाहर आएगी, तो वो किस प्रोसेस से आएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके अंदर जो प्रोसेस हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, इंजेक्शन है, दैट इज आल्सो अकर बाय डिफ्यूजन, दैट यू विल डिस्कस इन योर हायर क्लास, इन 10th क्लास, हाउ दे विल यूज द डिफ्यूजन। नेक्स्ट, एरोमा ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के एरोमा हैं पूरे वहाँ पर सराउंडिंग में कैसे स्प्रेड होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस वन इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज द ऑस्मोसिस। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। Passive transportation, that is a slow process, doesn't require any type of energy for the movement of particles. ठीक है, तो डिफ्यूजन में हमने बताई थी फर्स्ट टाइप, और सेकंड टाइप है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में मैंने क्या कहा था, एनी पार्टिकल कैन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन, डजंट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर ऑस्मोसिस में देयर इज ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू दी लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और थ्रू अ मेम्ब्रेन के थ्रू होगी, दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वो क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और उसमें डिफ्यूजन में यही डिफरेंस है कि उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मेम्ब्रेन की, बट यहाँ पर क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें क्या था, एनी पार्टिकल कैन मूव, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो, सॉलिड कैन मूव, गैसेस कैन मूव एंड द लिक्विड पार्टिकल कैन मूव, बट इन दिस ऑस्मोसिस ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू दी लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। उसमें हमारे पास एक चीज और हमने पढ़ी थी कि मूवमेंट तब तक होगी अंटिल यूनिफॉर्मिटी विल अचीव, कि जब तक वो यूनिफॉर्मिटी ना आ जाए। बट यहाँ पर मैंने देखो कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखा कि यूनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड, कि यूनिफॉर्मिटी कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। तो वो क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस।
ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस बेटा इसका जनरल एग्जांपल आपकी लाइफ में है कि आपकी मदर ने रेजिन्स को डिप किया, बादाम खिलाती है आपकी मदर, पूरी रात उनको भिगो के रख देती है, सुबह आपको देती है। तो जब तक रात से सुबह तक उनका साइज पहले से इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि जो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई टू लो थ्रू अ मेम्ब्रेन। जो इसके अराउंड मेम्ब्रेन है इसके अंदर चला गया और इसका साइज पहले से इंक्रीज हो गया। दैट इज नोन एज द ऑस्मोसिस। ठीक है। तो बेटा ये ऑस्मोसिस की वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, बहुत हमारे पास फंक्शनिंग ऐसी है जो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। बट जो सबसे कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, सिग्निफिकेंस है, हम डिस्कसिंग द फ्यू सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या था? एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, कि जो प्लांट की लीज लगातार अपने अंदर से वाटर को लॉस करती हैं, वो ट्रांसपीरेशन है। तो ट्रांसपीरेशन भी कैसे अकर होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि जब उनके अंदर वाटर ज्यादा हो जाता है तो हाई से लो की तरफ मूव करता है थ्रू द लीव्स, थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है। तो सेकंड क्या है? रूट हेयर। जब आप प्लांट्स की रूट्स में वाटर देते हो तो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द थर्ड वन इज सेल टू सेल मूवमेंट। एक सेल से दूसरे सेल में जो मूवमेंट होती है वाटर की, मॉलिक्यूल्स की और आपके मिनरल्स की, दैट इज आल्सो अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से ही वो वहां पर पॉसिबल है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर टू दी लो कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। ठीक है। आपकी डेली लाइफ में बहुत एग्जांपल हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस से रिलेटेड। ठीक है। बट आई गिव ओनली अ फ्यू सिग्निफिकेंस, मैंने तो बहुत थोड़ी सी दी हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि आपकी मदर बहुत लंबे टाइम से कपड़े वॉश कर रही है, लगातार उसकी हैंड जो है सर्फ के या किसी ऐसे जो डिटर्जेंट के वाटर के अंदर हैं, तो मम्मा की जो फिंगर्स होती हैं वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद आफ्टर फ्यू टाइम इट गेट नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएंगी वो, बट उस टाइम क्यों फिंगर श्रिंक हो गई? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। एक्सोस्मोसिस। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास। जैसे आपके घर में मान लो यहाँ पर वो लॉन है, लॉन में आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड कर दिए ग्रीन ग्रास के ऊपर। ठीक है। तो ग्रीन ग्रास के ऊपर जब आपने एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड किए तो वो आपका जो ग्रीन ग्रास है वो खराब हो जाती है। क्यों खराब हो गई? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, जो मैं फर्दर आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि एक्सो और एंडोस्मोसिस क्या है। ठीक है। तो मतलब ये सब चीजें क्या है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। You will get so many examples in your daily life regarding osmosis. Now the type of solution, we have 3 type of solution. Solution हमारे पास बेटा 3 टाइप के हैं। Solution क्या है? जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, solute and solvent, जब मिक्स हो जाते हैं that will form a solution. ठीक है। तो सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब एक जैसा, ठीक है, सेम, मतलब जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की और सॉल्वेंट की, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है। ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। दैट इज़ नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन किसके अकॉर्डिंग है? जो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जो सेल के साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन है वही बाहर बनी हुई है कंसंट्रेशन, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। और जब आप सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल का साइज ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो मूव नहीं करेंगे, ना तो इन ऑफ द सेल और ना ही आउट ऑफ द सेल। ठीक है। तो सेल का साइज रहेगा हमारा सेम, तो दैट इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसका एग्जांपल है रिंगर सॉल्यूशन इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर द रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल को प्रिजर्व करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म जैसी होती है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं रिंगर सॉल्यूशन। ठीक है। तो वो हमारे पास उसके लिए एक बेस्ट है जिसमें आरबीसी का साइज ना इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। सेकेंड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है आपके पास? कि द सॉल्यूशन हैज़ लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट तो बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया है, सोल्वेंट ज़्यादा है। ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में होगा क्या? क्योंकि बाहर हमारे पास जो सोल्यूट कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, डेल्यूशन ज़्यादा है, तो वाटर विल मूव, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर चली जाएगी और जिससे सेल का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। दैट इज़ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। जैसे हम आपकी मदर रेजिन्स को ओवरनाइट रखती है तो उनका साइज रात रात में इंक्रीज हो जाता है।
ठीक है। ग्राउंड नट्स को मदर रखती है तो सुबह तक उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो वो सोल्यूशन की वजह से हुआ कि उनका साइज़ इंक्रीज़ हो गया क्योंकि वाटर इनसाइड चला गया, उसके अंदर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब आप ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखोगे, जो वाटर है वो सेल से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है तो अंदर ज़्यादा है, तो वाटर विल कम आउट फ्रॉम द सेल, उससे बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा सेल में से वाटर, तो सेल का साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, सेल जो है हमारा वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए। इन्हीं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बेस पर मैंने आपको अब बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। जब ये आपको ये क्लियर हो जाएंगे सॉल्यूशन में कब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे इन और आउट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, तभी आपको ये क्लियर होगा ऑस्मोसिस का। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन आई एम टेलिंग यू अबाउट द टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस हमने क्या कहा था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस बेस पर जो ऑस्मोसिस है वो कितने टाइप का है, ऑस्मोसिस हमारे पास 2 टाइप का है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब, जहाँ पर वाटर, जहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही हमारे पास है, देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले गए अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द एंडोऑस्मोसिस। और जब एंडोऑस्मोसिस होगी, वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स इन वाटर, कि अगर आपकी मदर ने ओवरनाइट रेजिन्स को वाटर के अंदर डिप करके रखा है, तो मॉर्निंग में जब उनको चेक करेंगे तो उनका साइज़ पहले से इंक्रीज़ हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वाटर उनके अंदर चला गया थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट इज़ नोन एज द एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस कब होता है, जब आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हो, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो मैंने आपको लास्ट उसमें टॉपिक में बताया, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। सेम सेकेंड टाइप है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब एग्जिट, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, कम आउट फ्रॉम द सेल। और अगर बाहर आ जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या होगा, सेल का साइज क्या होगा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस के लिए मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट आउट ऑफ द सेल टू द सराउंडिंग, मतलब वाटर निकल कर कहाँ चला गया, सराउंडिंग में चला गया, तो दैट इज नोन एज द एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमारे पास अब एक्सोऑस्मोसिस, सेल का साइज कब डिक्रीज होता है, सेल की बजाय श्रिंकेज कब होती है, जब वो हमारे पास किस कौन से सॉल्यूशन में हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ रेजिन्स, अगर आपकी मदर ने उनको सॉल्टी सॉल्यूशन में रेजिन्स को ओवरनाइट रखा है, तो मॉर्निंग तक उनका साइज इंक्रीज की बजाय डिक्रीज हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सोऑस्मोसिस। आई थिंक यू ऑल विल क्लियर माई टॉपिक. If you understand my topic, please like my videos, subscribe my channel Radhe Radhe Science Academy. I will be highly thankful.